अगर ईवीएम से चुनाव हो गया तो आप लिख लेना कि मोदी को कोई नहीं हरा पाया। ये इसलिए विरोध किया जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया जो ईवीएम के माध्यम से हो रही है वो पारदर्शी नहीं है। जो वोटर है उसे पता ही नहीं लगता कि उसने जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वोट दिया है वाकई में इस मशीन में उसी कैंडिडेट को, उसी पार्टी को उसका वोट गया भी है या नहीं गया, किसी और को तो नहीं चला गया। कुछ नहीं पता लगता, सब कुछ अंधेरे में। पर्ची निकलती कहां? पर्ची कहां निकलती? आपके हाथ में आई कभी पर्ची? और पर्ची में किस तरह से हेरफेर होती है हमने 6 जनवरी को बाकायदा उसका प्रदर्शन करके जंतर मंतर पर दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा। इलेक्शन कमीशन से जब ये डाटा मांगा गया कि 2019 में जितनी भी वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हुई उसका डाटा दे दो, इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास नहीं है, स्टेट से ले लो। उनका नैतिक पतन हो चुका है कि कोई भी बीजेपी का नेता मोदी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। मोदी जी के जो कारनामे हैं अंदर ही अंदर आधे से ज्यादा लोग मोदी जी के विरोध में होंगे। पहले इलेक्शन हुए, कुछ इलाकों में बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा। हिमाचल की बात कर लें, तब भी हारना पड़ा। उस वक्त नहीं उन्होंने ईवीएम क्या फर्क पड़ता है? स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है केंद्र से। सत्ता सारी वहां है। ऑन एयर देख रहे हो, मैं अनुराग शर्मा। जिस तरह कि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਈਵੀਐਮ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਈਵੀਐਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? देखिए, इसलिए विरोध किया जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया जो ईवीएम के माध्यम से हो रही है वो पारदर्शी नहीं है। जो वोटर है उसे पता ही नहीं लगता कि उसने जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वोट दिया है वाकई में इस मशीन में उसी कैंडिडेट को, उसी पार्टी को उसका वोट गया भी है या नहीं गया, किसी और को तो नहीं चला गया। कुछ नहीं पता लगता, सब कुछ अंधेरे में है और ये वोटर के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। पर उन्होंने पारदर्शिता दिखाई होंगी है, पारदर्शिता दिखाई होंगी है कि जो बटन दबांगे उस पार्टी का जोड़ा है वो जोड़ा भी चिन्ह होएगा उसके उत्ते वो आ जाएगा, तो पर्ची निकलती है। कहाँ पर्ची कहाँ निकलती है? आपके हाथ में आई कभी पर्ची? नहीं आई ना। और पर्ची में किस तरह से हेरफेर होती है हमने 6 जनवरी को बाकायदा उसका प्रदर्शन करके जंतर मंतर पर दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा है कि बटन दबाया जाता है, पर्ची दिखती है, लेकिन जब नीचे पर्ची आती है तो पर्ची किसी और को चली जाती है, वोट किसी और को चली जाती है। ये सारा हेर फेर जो हो रहा है हमने बाकायदा दिखाया, और आज ही नहीं दिखाया हमने 6 जनवरी को नहीं, ये हमने 2019 में 30 मई 2019 जिस दिन से हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम लोग जिस ईवीएम का विरोध कर रहे हैं सारे सबूत आने के बाद, उस दिन के बाद हमने 5 बार प्रदर्शन किया, 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, हमने 3 बार उस समय 2019 में प्रदर्शन करके दिखाया और अब दिखाया है। और आप अगर देखो कि अगर इसमें गड़बड़ी नहीं है तो काहे को अपनी जो मतलब अटैची लेके घूम रहा, भाई ईवीएम ले लेके गांव-गांव क्यों घूम रहा इलेक्शन कमीशन? अब से पहले तो कभी हुआ नहीं। और हम ये कह रहे हैं कि जिस पर्ची को आप दिखा रहे हो 7 सेकंड में, मैं आपसे पूछता हूं, आप वोट डालने जा रहे हो, क्या आपको मालूम है कि 7 सेकंड में वो पर्ची दिखेगी? केवल 7 सेकंड, उसके बाद नहीं दिखेगी। 80% जो मतदाता है वो पर्ची पर उसका ध्यान भी नहीं जाता, वो देख भी नहीं पाता, और उसके बाद बत्ती बुझ जाती है और पर्ची उसी में रह जाती है, आपको मिलती भी नहीं है और उसकी गिनती भी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन से जब ये डाटा मांगा गया कि 2019 में जितनी भी वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हुई उसका डाटा दे दो, इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास नहीं है, स्टेट से ले लो। आप समझ रहे हैं? लोकसभा चुनाव जिसकी पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं उनकी जिम्मेदारी उनकी है, वो ये कह रहा है स्टेट से जाके ले लो, हमारे पास नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो सच है उसे वो बताना नहीं चाहता, दिखाना नहीं चाहता। बात कर लें, आप जैसे इसका विरोध कर रहे हो, आप एक वोटर होने के नाते विरोध कर रहे हो, बहुत सारी जो पार्टियां हैं, जो मेन पार्टी कह लिए कांग्रेस पार्टी है या और बहुत सारी पार्टियां हैं, वो विरोध क्यों नहीं कर रही? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी में इस बार आप देखेंगे कि दिग्विजय सिंह जी लगातार विरोध कर रहे हैं, और जैसे हमने प्रदर्शन करके दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, उन्होंने भोपाल में परसों ये डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया है, वो लगातार इस बात पर बोल रहे हैं। और अगर समाजवादी पार्टी के कहें तो अखिलेश यादव जी भी लगातार इस बात को बोल रहे हैं। धीरे धीरे ये माहौल, पहले इतना नहीं बोलते थे लेकिन अब ये बनने लगा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज नहीं तो कल तमाम विपक्षी पार्टियों को इस आंदोलन में साथ आना ही पड़ेगा। आप थोड़ा सा पीछे जाओ, आप
जब किसान आंदोलन चल रहा था तो क्या शुरू में किसान आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टियां साथ में आई थी? नहीं आई। लेकिन जब उन्हें समझ में आ गया कि यह आंदोलन बहुत दूर तक जा चुका है, बहुत मजबूत हो चुका है और ये हिलने वाले नहीं हैं, देन उसके बाद में धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियां आई। यही इस बार भी होगा। हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं और मैं बहुत ओपन कह रहा हूं कि ये आंदोलन हम बिल्कुल घर घर तक पहुंचा देंगे। ये गांव गांव तक पहुंच चुका है और इस बार का चुनाव 2024 का ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। इसमें यह भी है कि कभी बीजेपी के जो लीडर हैं उनकी तरफ से भी ईवीएम का विरोध किया गया। नहीं, ईवीएम का विरोध तो सबसे पहले तो बीजेपी वालों ने किया। भाई 2014 के पहले का आप पूरा इतिहास देखो। आप बीजेपी वाले विरोध करते थे, उनके सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी विरोध करते थे, खुद प्रधानमंत्री मोदी विरोध करते थे। इवन उनके जो एक एमपी हैं जीवीएल नरसिम्हा, उन्होंने तो 246 पेज की एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, सिर्फ ईवीएम पे पूरी दुनिया भर के उदाहरण दिए और उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि इस कदर वो अंदर से या तो डरे हुए हैं या अंदर इतना उनका नैतिक पतन हो चुका है कि कोई भी बीजेपी का नेता मोदी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। नहीं तो उनको बोलना चाहिए। आप जो सारी स्थिति सामने आ रही है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो बेशक खुल के नहीं बोल पा रहे हों, लेकिन मोदी जी के जो कारनामे हैं, अंदर ही अंदर आधे से ज्यादा लोग मोदी जी के विरोध में होंगे। हिम्मत नहीं है, वो किस कारण से मैं नहीं जानता, लेकिन हिम्मत नहीं है बोलने की और वो विरोध ईवीएम का भी करेंगे। कुछ लोगों ने मंच दे उत्तों कहा कि 2024 तो बाद इलेक्शन ही नहीं होंगे। ईवीएम मैं कह रहा हूं इस बात को कि अगर ईवीएम से चुनाव हो गया तो आप लिख लेना कि मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा। और इस बार चुनाव में अगर मोदी जीत के आ गया, उसके बाद इस देश में इलेक्शन नहीं होंगे। आप लिख लेना, बिल्कुल इस देश की व्यवस्था बिल्कुल बदल जानी है। और आपको बताए दे रहा हूं, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और हम जो लोग बोल रहे हैं, हमारी जुबान को बंद करने के लिए, हमें कटघरे में डालने के लिए, जेल में डालने के लिए जो कानून है, दंडात्मक कानून है, जो सीआरपीसी है, जो एविडेंस एक्ट है, जो आईपीसी है, उसमें बदलाव हो चुका है। एक तरह से पुलिस राज बना दिया गया है। और जो इलेक्शन कमीशन के लिए जो एक्ट आया था, वो उसमें यह भी और बना दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो करेगा वो ठीक है और उसके खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। तो एक चीज नहीं है, इस देश में कोई कहीं से सच के हक में खड़ा होकर आवाज उठाए, वो सारी आवाजें दबा दी जाएंगी। उसके लिए कानूनी व्यवस्था कर ली गई है। कुछ इलाकों में जब पहले इलेक्शन हुए, कुछ इलाकों में बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा। हिमाचल की बात कर लें या ममता बनर्जी भी सामने आई हैं, तब भी हारना पड़ा। उस वक्त नहीं उन्होंने ईवीएम का फर्क पड़ता है? बिल्कुल था, उस समय भी था, आज भी मुद्दा है। हमने तब भी आवाज उठाई थी। क्या फर्क पड़ता है अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी के हाथ में नहीं है, हिमाचल प्रदेश उनके हाथ में नहीं है, कर्नाटक उनके हाथ में नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर मोदी जी के हाथ में केंद्र नहीं होता, बाकी सारे राज्य होते, तो क्या कृषि कानून लेकर आए, राज्य की जो अधिकार है उसको छीनकर केंद्र ने जो काम किया, क्या वो ला सकते थे? नहीं ला सकते ना। जो मेजॉरिटी में ला सकते। जो जीएसटी बनाया गया है, जीएसटी लागू किया गया है कानून, क्या जीएसटी को लागू कर सकते थे? नहीं कर सकते ना। क्या जो 25 लाख करोड़ अपने यारों का कर्ज माफ कर दिया, माफ कर सकते थे मोदी जी? अगर सेंटर में नहीं होते, स्टेट में होते? स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है केंद्र से। सत्ता सारी वहां है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और अब तो वन नेशन वन लीडर की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ लास्ट सवाल करता हूँ। आप तो वकील हो, हाँ बस लास्ट सवाल है, इसीलिए आप वकील हो, कानूनी तौर पे भी इसका विरोध कर रहे हो। देखिए, जिस तरह का भी विरोध जिस समय जहां जरूरत पड़ेगी वो विरोध किया जाएगा, हर स्तर पर किया जाएगा। हम बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे और सुप्रीम कोर्ट में चीफ साहब को नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को देंगे। इस देश में जो 14 हाई कोर्ट है, उनमें जो 650 हाई कोर्ट के जजेस हैं, हर किसी को वो रिप्रेजेंटेशन जाएगा। ह्यूमन राइट कमीशन को जाएगा, क्योंकि ये मेरे ह्यूमन राइट का भी वायलेशन है। सबको जाएगा, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। इलेक्शन कमीशन से हुई है बात इस बार? इलेक्शन कमीशन तो बात करने को तैयार नहीं है। भाई हम इलेक्शन कमीशन के पास ही तो ये जाना चाहते थे, तभी तो कहा कि 50 ईवीएम दे दो, तो हमें गिरफ्तार करा लिया गया। तो जब आप मिलना नहीं चाहते, तो या तो सरकार नहीं मिलने देना चाहती, आप सरकार के दबाव में हो, या अपने आप नहीं चाह रहे। तो सिंपल है कि मामला बहुत गड़बड़ है, घोटाला है, बेईमानी है, जिसको आप बरकरार रखना चाहते हैं, आपकी चोरी न पकड़ी जाए, इसलिए आप हमसे नहीं मिलने चाहते। और हमसे ही नहीं, इस देश के
7,500 से ज्यादा जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, सेना के जो जनरल तक लेवल तक के लोग, ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, और उसके अलावा प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, एडवोकेट्स, समाज के बड़े अच्छे अच्छे जो लोग हैं, उन 7,500 लोगों ने एक बाकायदा रिपोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मुकुल बी लोकुर, मदन बी लोकुर, उन्होंने उसके अध्यक्ष से बना के दी, जिसे कहते हैं सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ईवीएम एंड वीवीपैट। उस पर जो उन्होंने दिए, ना तो उसका जवाब दिया, ना मिलना चाहता। तो इलेक्शन कमीशन की आप हठधर्मिता देखिए। इलेक्शन कमीशन इंडिया गठबंधन के जो इतने सीनियर है, जो पार्टीज हैं, वो जो हैं लीडर हैं, उनसे नहीं मिलना चाहता। क्यों नहीं मिलना चाहता? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो नौकरी ही तो है भाई, देश की जनता का नौकर, ही इज ए पब्लिक सर्वेंट। सो उसे मिलना क्यों नहीं चाहिए? लेकिन वो मिलना नहीं चाहता। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दबाव है, किसी के अंडर में है वो काम। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਈਵੀਐਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਹਾਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਤੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਲਈ।